तो कहाँ तक पहुँच गए थे? 40। चलिए, तो 41 तक हम लोग पहुंच गए थे। 42 हो गया। 43, 43 बताना है। देखिए, 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को क्रमशः एक बिंदु पर बाहर से स्पर्श करते हैं। कह रहे कि एक दो वृत्त हैं जिसमें एक की रेडियस 4 है, एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस 9 है, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। मान लीजिए बिंदु ए, एक की रेडियस 4 है, एक की 9 है, एक टेंजेंट है पी क्यू जो पी और क्यू पर स्पर्श करती है। ठीक, आपसे कह रहा है कि यहाँ पर पी क्यू स्पर्श कर रही है। कह रहा है पी क्यू भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसी कंडीशन पी क्यू भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम पी क्यू निकाल लें, तो पी क्यू भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल अपने आप आ जाए, क्योंकि भुजा आपके पास आ चुकी होगी और जब साइड आपके पास आ गई होगी तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर बन ही जाएगा। तो मान लो पी क्यू आर एस इस तरह के स्क्वायर बना ले, तो अगर हमें पी क्यू पता चल जाए तो स्क्वायर का एरिया निकालने में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये कह सकते हैं कि पी क्यू की अगर हम बात करेंगे, द वैल्यू ऑफ पी क्यू, तो आपको याद होगा 2√R1R2 का नियम। जब वृत्त एक दूसरे को बायता स्पर्श करते हैं तो उनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई 2√R1R2 होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखें तो पी क्यू की वैल्यू जो है वो आपके सामने आ जाएगी 2 रूट के अंदर 4 × 9 दैट इज 12। तो वैल्यू ऑफ पी क्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आई? 12। अगर पी क्यू की वैल्यू 12 आ जाएगी तो ऐसी परिस्थिति में ठीक एरिया ऑफ स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 12 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 144। फोर्टी थ्री के बाद 44। देखिए 44 नंबर, वो केंद्र वाले वृत्त के व्यास ए बी दीवार सी डी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। एक सर्कल है जिसमें डायमीटर ए बी है, सी डी एक जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो ये अगर आपका सेंटर है तो उस कंडीशन में ये सी डी जो है वो आर के बराबर है, आपको बोला गया। अब आपसे कह रहा है ए बी ए सी और बी डी को बढ़ाया गया, पी पर मिलते हैं। आपने ए सी को और बी डी को बढ़ाया, और जब ए सी बी डी को आपने बढ़ाया तो एक दूसरे को पी पर मिलते हैं। दे मीट्स ईच अदर एट पी, वो एक दूसरे को पी पर मिल रहे हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका एंगल ए पी बी का मान ज्ञात करो। ए पी बी अगर हम यहाँ से मिलाते हैं, देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले तो इसको मिला देते हैं। अब जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इस कंडीशन में ये आपका आर, ये आर और ये आर हो जाएगा। तो जब ये आर 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 हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये एंगल कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री होगा तो यहाँ से आप मिला दीजिए। और इस आर्क से अगर हम इस वाली आर्क को देखें तो इस आर्क से सेंटर पर कितना? 60। तो सरकमफ्रेंस पर कितना? 30। यहाँ तो कोई दिक्कत हो बताइए। अगर यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं, थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये डायमीटर है, यहाँ से मिला रहे हैं तो ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री।
अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब ध्यान देंगे तो ये 90, ये 30, तो ये कितना 60, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर इज बी। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। 46, 40, देखें 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को बाहर से बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। एक सर्कल जिसका सेंटर वो है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, एक दूसरे को बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। कह रहा है कि ए से गुजरने वाले एक सरल रेखा वृत्तों पी क्यू को काटती है। कह रहा 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बाहर से ए पर स्पर्श करते हैं तदनुसार ए बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा वृत्तों को पी और क्यू पर काटती है। ठीक है, ए बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा हो सकता है, मतलब आप ऐसे भी जा सकते हैं, वृत्तों को पी और क्यू पर काटती है। मतलब अगर मैं सेंटर से पास कराता तो स्पेशलाइज सिचुएशन हो जाती और आपके मन में ये आता कि भाई कहा तो नहीं गया है, तो कोई भी लाइन हो सकती, तो कोई भी लाइन ऐसे चली गई। अब आपसे कहा एपी और एक्यू का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां से सेंटर को मिलाते हुए जाऊं ऐसे, तो डायमीटर से पास हो, सेंटर से पास होगा, ये आपका सी और ये डी, यहां मिलाते हैं ये एंगल 90 डिग्री, यहां मिलाते हैं ये एंगल 90 डिग्री। सही है। अब कंडीशन में आप फिर देखेंगे तो ये आपका एंगल कैसा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। ये एंगल अगर आपका देखा जाए तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट। और इस तरह आप पाएंगे कि ट्रायंगल ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी क्यू। ट्रायंगल ए सी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी क्यू, वर्टिकली अपोजिट 90-90। ये आपका कितना है 10 और ये आपका कितना है 16 डायमीटर से। तो इस कंडीशन हम कह पाएंगे AP अपॉन ए क्यू, AP अपॉन ए क्यू बराबर 10/16। द रेशियो इज 5:8। आंसर
हो गया, आगे बढ़ते हैं। 47, 48, 48 नंबर क्वेश्चन एक अच्छा सवाल है। हमने आपको टेंजेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय इस बात पे खूब बेहतर बात की थी कि टेंजेंट जब लाइन जाती है तो केंद्रों की मिलानी रेखा को बायता जाके स्पर्श करती है, ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो अगर ध्यान करें तो आपको चीजें दिखेंगी। करे ए एंड बी आर द टू सेंटर्स ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक सर्कल है, इसका सेंटर मान लो ए है, एक ये है जिसका सेंटर आपका बी है। कह रहा है कि द कॉमन इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट्स द एक्सटेंडेड एपी एट पी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन है, कॉमन टेंजेंट। द कॉमन टेंजेंट meets AB extended at P, तो द P divides AB। बात साफ साफ समझ में आती। ये आपका पॉइंट M मान लेते हैं, ये आपका पॉइंट N मान लेते हैं, टेंजेंट कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गए। हमने खूब अच्छे से डिस्कस किया था कि जो ट्रायंगल AMP सिमिलर होगा ट्रायंगल BNP। ट्रायंगल जो AMP होगा वो सिमिलर होगा BNP के। अगर सिमिलर होगा तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? आनुपातिक। ये आपकी रेडियस कितनी है? 5 है, और ये कितनी है? 2। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं PA अपॉन PB, PA अपॉन PB बराबर AM अपॉन BN। PA अपॉन PB बराबर AM अपॉन BN। AM की वैल्यू 5, BN की वैल्यू 2, रेशियो आ जाएगा 5:2। क्योंकि पॉइंट P लाइन AB के बाहर है, क्योंकि पॉइंट P लाइन AB के बाहर है, इसलिए डिवीजन तो 5:2 लिखा जाएगा, लेकिन एक्सटर्नली बाह्यता जब बिंदु AB पर होता, जैसे इंटरसेक्शन ऐसे हो रहा होता इस तरह से, तो उसे अंतः बोलते। AB के अंदर है पॉइंट, तो P पॉइंट अंदर होता तो अंतः विभाजन, PAB से बाहर है तो बाह्य विभाजन, इसे एक्सटर्नली डिवीजन कहेंगे, क्योंकि जो P पॉइंट है वो AB लाइन से बाहर लाई करता है। तो इसलिए हम कहेंगे इन द रेशियो ऑफ 5:2 एक्सटर्नली। हो गया। एक चित्र में एक चतुर्भुज ABCD की चारों अंतः स्पर्श कर रहा है, AB बराबर 8 है, ये दिया गया है। तो कह रहा है AD का मान, CD का मान पूछा। हमने बताया था जब ये स्थिति बनती है तो अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, याद है? तो हम जानते हैं कि जब सर्कल इस तरह टच करता है तो AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD। AB की वैल्यू 8, CD पूछी गई है, BC की वैल्यू 6 और AD की वैल्यू 5।
CD बराबर 3। फिफ्टी हो गया। 51, 52, 53, 53, 52। एक जीवा के अपने सिरे पर खींची गई स्पर्शिका के साथ 45 अंश का कोण बनाती। एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड जो है उसके अपने एंड पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। क्रैक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट है, ये बी है, और ए बी जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। पहले उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ध्यान से समझने का प्रयास करो। अगर मैं ऐसे मान लो इधर पॉइंट ले लूं, तो अगर ये 45 है तो ये कितना होगा? 45 होगा कि नहीं होगा? कंफर्म है? अगर ये 45 होगा तो यहां पर अगर मैं एंगल बनाएंगे तो 90 होगा। कोई डाउट? अब अगर क्योंकि रेडियस है तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर आप इसको आर मानते हैं, ये भी आर है, तो ये कितना होगा? R√2। अगर आप इसको आर मानते हैं या आर मानते हैं तो ये कितना होगा? R√2, और R√2 इसके बराबर हो जाएगा। तो R√2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो R बराबर 3√2 सेंटीमीटर। हो गया? फिफ्टी थ्री, 54, 53। देखें क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो वृत्त के केंद्रों को अन्य 2 वृत्त के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा की दूरी ज्ञात करो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त 3 वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, तीन वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, वृत्त के केंद्र अन्य 2 वृत्तों को जोड़ने वाली रेखा की दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से अन्य 2 वृत्तों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा की दूरी ज्ञात करो। तो क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर के हैं, ठीक, यहां से मिला दिया जाए तो ये आपका कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। सही है? अब थोड़ा और देखो, ये 90 डिग्री होगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो मिड पॉइंट पर ही जाएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है।
तो ये दूरी अगर इस पॉइंट को m मान लिया जाए तो cm ही पूछा है ना। नहीं, पहले तो ये समझना है कि भाई क्या पूछा, ज्योमेट्री में समझना बहुत आसान है कि भाई क्या पूछ रहा है। तो सीएम पूछ लिया। अगर सीएम की बात करें तो ये पूरी जो लंबाई है वो प्रत्येक भुजा कितनी है, 12 12। तो √3/2a, a की वैल्यू 12, तो 6 पढ़ते हैं आगे। 54, 5, 6, 56। क्या दो वृत्त C1 और C2 एक दूसरे को आंतरिक रूप से P पर छूते। दो वृत्त हैं C1 और C2, एक दूसरे को आंतरिक रूप से P पर छूते। PC और PBD भी, PCA और PBD PDB। रेखाएं तो C1 को C और D पर और C2 को A और B पर मिलती है। कह रहा BDC, ये एंगल आपको 120 दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, एक काम करो ABP बता दो, ABP ठीक। तो देखिए अगर मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूं, अगर यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं और ड्रॉ कर लूं कि दिस इज ए टेंजेंट पासिंग थ्रू P से जोती जाती, तो आप बताइए कि ये वाला एंगल मैं थीटा मानूं तो इस जीवा के अकॉर्डिंग ये कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर देखो, फिर आप बताओ अगर इसी को जीवा माने रहा जाए और आगे ऐसे सोचा जाए कि बड़े वाले सर्कल में तो ये थीटा है, तो ये कहने का मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग। अब ये अगर आपका 120 का है तो ये कितने डिग्री का होगा, 60, और ये 60 है तो ये वाला 60 नहीं आया। कल कंप्यूटर का टेस्ट है। नहीं, बैच की जगह नहीं है, बैच तो अपनी जगह है, टेस्ट अपनी जगह है, याद है, भूल गए। मात्र 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, हम कह रहे मात्र 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। हाँ 30 मिनट पर्याप्त है आई थिंक, कंप्यूटर के टेस्ट के लिए 30 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है। और उसमें आता है तो थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं आता तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तो बस करते चले जाओ। नहीं ज़्यादा जाता नहीं, अगर मुझे हमसे पूछा है टेस्ट कितने ना क्वेश्चन का होना चाहिए, तो ऐसे टेस्ट होना चाहिए 500 क्वेश्चन के, 500 क्वेश्चन के टेस्ट 2 घंटे। ठीक, जब कोई भी चीज टेस्ट के नाम से प्रिपेयर की जाती है, मतलब लगाई जाती है, तो वो फिर भूलती नहीं है। ये नेचर है ह्यूमन का, जब कोई कहीं फंस जाता है तो उससे निकल आता है, तो फिर वो गलती कभी नहीं करता है ना, मतलब शुरू से रहा होता है। तो ऐसे ही जब मतलब जीएस को प्रिपेयर करने का सबसे सही तरीका होता है, मतलब अब मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो अपने वाले में बिजी रहता हूँ,
तो ये कंप्यूटर वाला पार्ट मुझे परफॉर्म करने मिला, तो मेरा ये 200 क्वेश्चन लेते, 100 क्वेश्चन का टेस्ट कम से कम होना चाहिए। जब लास्ट होगा तो 500 क्वेश्चन का टेस्ट रखेंगे। 500 क्वेश्चन दे दीजिए, जितनी संभावित क्वेश्चन है सब टेस्ट में आ जाएंगे। भाई गलत करोगे तो आंसर की कम से कम मैच करोगे, बाकी पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो पता नहीं, लेकिन टेस्ट की आंसर की जरूर मैच करोगे, तो उससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये तो बेकार, फिर क्या फायदा। ओके भाई, आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे इतने दिन से, 1 हफ्ता हो गया लगभग बताए हुए, तो ईमानदारी से आप पढ़ रहे होंगे, टेस्ट भी अच्छे से ना हो तो बेकार है। ये हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 57 देखें। दो वृत्त 2a और 2b, दो वृत्त में, एक वृत्त में 2a और 2b लंबाई की दो जीवाएं एक दूसरे को पर लंब है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि दोनों जीवाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि वृत्त के केंद्र से उद्बिंदु की दूरी, द पॉइंट विच ऑन विच द कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग हैव सी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये आपको बताएगा। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। देखो, एक सर्कल, दो जीवाएं एक दूसरे को पर लंब है, ये सेंटर, ये दूरी x, ये परपेंडिकुलर, ये दूरी y। ये आपका AB, ये मान लो CD, AB की लंबाई फॉर एग्जांपल 2a और CD की लंबाई 2b। जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया तो ये आपकी कितनी हो गई, A, और A इधर भी होगी, और जब लंब डाला गया तो ये कितनी हो गई, B, और B इधर भी होगी। अब परपेंडिकुलर हमने ऑलरेडी डाला है, ये 90 पहले था, तो ये भी 90 होगा, तो क्या बनेगा, स्क्वायर, क्योंकि अगल बगल भुजाएं बराबर है। कहां लिखा बराबर है, तो क्या बनेगा, आयत बनेगा, रेक्टेंगल। तो जब रेक्टेंगल बनेगा, अगर एक्स वाई बराबर हो जाती है तो इसका क्या मतलब होता है, नहीं मान लेते हैं एक्स वाई बराबर होती तो ऐसा कब हो पाता। एक्स वाई बराबर होने के लिए क्या कहना पड़ेगा क्वेश्चन को, एक्स वाई के बराबर होने के लिए प्रश्न को क्या कहना पड़ेगा, मतलब ये तो एक्स वाई तो हमने माना है ना, क्वेश्चन ने दिया था नहीं, तो एक्स वाई अगर हमने माना तो एक्स वाई क्यों माना हमने, एक्स एक्स क्यों नहीं माना। बैठिए बताइए। वेरी गुड, क्योंकि अगर जीवाएं बराबर लंबाई की होती तो केंद्र से समान दूरी पर होती। जीवाएं 2a और 2b हैं, तो बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। यहाँ क्वेश्चन है 2a और 2b दे दिए तो उनके अलग अलग, फिलहाल ये आयत बन गया, सही है। ये दूरी जो है c दी गई है। अब क्योंकि ये आयत बन चुका है तो ये एक y होगा तो ये भी y होगा। इस पॉइंट को m मान लो, इस पॉइंट को n मान लो, ठीक। तो इस तरह अभी तक बने हुए फिगर में जो भी डेटाबेस हमने मार्क किया उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ उठाओ, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो थोड़ा और ध्यान दो, और खत्म। ये यहां से मिलाया, ये यहां से मिलाया, ये दूरी r, ये भी r, तो ट्रायंगल ONC r² बराबर b² प्लस y², r² बराबर b² प्लस y²। फिर देखो ट्रायंगल OMB r² बराबर x² प्लस a², सही है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें तो 2r² बराबर a² प्लस b² प्लस x² प्लस y²। ट्रायंगल OMP x² y² c², 2r² बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आर स्क्वायर ठीक। सी ग्रेटर होगा आर से, सी आर से ग्रेटर कैसे हो सकता है? यदि केंद्र, यदि वृत्त के केंद्र से दूरी सी है, वृत्त की त्रिज्या, तो जीवाएं वृत्त प्रतिच्छेद करती हैं, तो अगर सी ग्रेटर हो जाएगा आर से तो बाहर निकल जाएगी, तो प्रतिच्छेदन बाहर होगा। नहीं, तब ये स्थिति बनेगी अगर सी आर से ग्रेटर हो जाएगा, एक ये जीवा एक ये जीवा, ये बाहर मिलेंगे ऐसे। उस स्थिति में फिर ऐसे होगा, ये ऐसे परपेंडिकुलर, ये और ये सी घूम फिर के पहुंचोगे वहीं, ठीक है। टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज अनाउंस कर दी गई है, डाल दिया गया कल, पढ़ लिया होगा आपने सब मेहनत से। जल्दी नोट करो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, 59। मैं कल परसों आज ही शायद किसी किसी से बात कर रहा था कि बच्चे अपने सिलेक्शन लिए इतनी मेहनत नहीं करते जितना मतलब चारों तरफ से, चारों दिशाओं से प्रहार करने के लिए शिक्षक तैयार रहते हैं। अब कभी सोचिएगा, मतलब इंडिविजुअली मैं बोलूँ, एक ये शायद पर्याप्त नहीं होगा, जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी शिक्षक और जो ईमानदारी से, जिन्होंने प्रोफेशन, जिन्होंने मतलब जो शिक्षक मतलब जानबूझ के नहीं बने हैं, अंदर से मतलब शिक्षा की इच्छा रखते हैं वो वाले, कुछ लोग जानबूझ के बन जाते हैं, तो जिनका पैशन वास्तव में पढ़ाना होता है। कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचिए, ठीक है, तो आपको दिखेंगे कि उनकी जो वर्किंग है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर उतना कोई पढ़ ले तो फिर बात ही खत्म। मतलब मैं सुबह से स्टार्ट हो गया और पूरे दिन खड़े खड़े मेहनत कर रहा हूँ, रात के 8 बजे तक यही कार्यक्रम चलता रहता है, और उसके अलावा पढ़ाने के अलावा भी 100 चैलेंजेज हैं, उन पे भी निर्णय लिए, टूर्नामेंट है वो फाइनलाइज हो रहा है। मतलब समझ लो कि क्लास लेके 1 बजे जब गए हैं तब से बैठ के बस यही चल रहा है कि टूर्नामेंट वाला है, ये कंप्यूटर का टेस्ट हो रहा है, ये मॉक टेस्ट जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उस पर भी डिसीजंस लेना, लेकिन चलो उस वाले पार्ट को हटा भी दो, तब भी सुबह से लेकर शाम तक के शेड्यूल में 1 मिनट भी नहीं कहीं होता है जो बचता ही नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी तो ये होता है कि बस अब बहुत थक गए हैं, नींद आ रही है, तो अभी बहुत पहले
कुछ बच्चों ने क्वेश्चन प्रूफ रीडिंग के लिए दे दिया, जैसे मान लो किसी को दिया कि जाके करके लाओ फिर इसको दिखाना आके, वो दिखाने आए हम सो गए। ठीक है, इतनी ज्यादा बुरी तरह से एग्जर्शन कई बार हो जाता है उस लेवल तक का। तो अगर आप ईमानदारी से इसको देखो ना डेडिकेटली, आप अगर आप लगाओ ना तो कुछ नहीं है, आप मतलब सबसे सरल है पढ़ना, सबसे ज्यादा सरल। कभी भी सोच के देखना, अभी नहीं, जो 50 वर्ष के हो गए उनसे पूछ लेना जाके, जीवन में सबसे सरल कुछ है तो ज्ञानार्जन है, सबसे सरल। क्योंकि इसमें जो सबसे टॉप पे हैं वो बाहर हो जाते हैं। नहीं समझे? जब आप ज्ञानार्जन करते हो तो किसी पर्पज कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, जिन्होंने सबसे ज्यादा सीख लिया है वो सिलेक्शन लेके चले गए, फिर आपका नंबर आया, फिर आप वहां तक पहुंचो आप भी निकल जाओगे, फिर नंबर आया, फिर निकल गए, फिर निकल जाओगे। ठीक। अब बाकी किसी भी चीज में टॉप पोस्ट वाले लोग बाहर नहीं होते, वो हमेशा उपलब्ध होते हैं कंपटीशन के लिए। शिक्षा को इसमें तुलना मत करिए, चलिए किसी भी बिजनेस को ले लीजिए, किसी भी एक चीज को लीजिए, किसी भी चीज को लीजिए। जो बिजनेस में अगर मान लीजिए कोई कुछ काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कर रहा है, तो उसमें जो एक्सपीरियंस होता जा रहा है वो आपसे कॉम्पिटिट कर रहा है अभी भी, अंत तक करेगा तो हमेशा बना रहेगा। तो वहां जीतना बहुत कठिन है, यहाँ जीतना बहुत आसान है। क्योंकि यहाँ पे सबसे लंबी रेस वाले जो सबसे जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत कर ली वो निकल जाएंगे ना, तो आपको स्थान स्वतः मिलेगा अगर आप मेहनत कर रहे हो। किसी बिजनेस में आप टॉप लेवल पे पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे ये श्योर नहीं है, जीवन के हो सकता है आप अंत हो जाए और पहुंच ही ना पाओ, लेकिन सिलेक्शन में आप टॉप लिस्ट में आ सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो, ये श्योर है। ठीक। क्योंकि ये मतलब सबसे आसान प्रक्रिया है, और जो भी चल रही है जो सिलेक्शन प्रोसेस है कठिन लग रही है, ये सच है, लेकिन वो कठिन अगर थोड़ा उसको वैसे देखो अगर, तो फिर कहीं नहीं कठिन है। कैसे कि मतलब अगर आप इससे को आपको अपनी एक सीट चाहिए, कितना सिलेबस है, आप अगर ईमानदारी से पढ़ो, मान लो ज्योमेट्री की किताब है 2000 क्वेश्चन है, मान लो हमको 2000 तैयार है, फिर मेरा ज्योमेट्री क्वेश्चन ना हो तो बात समझ में आती। हम टेस्ट दें तैयार करके जाएं, मान लो फॉर एग्जांपल एक स्टैटिक जीके वाला पार्ट इसमें अच्छा है, कंपटीशन आता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कुछ 27 टॉपिक हैं, छोटे छोटे जोड़ोगे, फोक डांस और इन्वेंट्री और रिसर्च, 27 टॉपिक हैं, कितना ही है होगा, सीमा है ना हर चीज की, तो उसी लिए टाइम लिमिट है। नहीं तो कंपटीशन में एज जो है वो 28 साल तक क्यों होती, कभी ये सोचो। इसीलिए तो है ना कि मैच्योर लोग चाहिए, थोड़ा ईमानदार करके मेहनत करके वाले लोग चाहिए। आर्मी वगैरह में लोग 16.5 19 वाला टाइम इसलिए होता है ना, क्योंकि वहां उनको वही चाहिए बस, उतनी इतनी नॉलेज लेके आओ बस, बाकी में तुम्हें दौड़वाना है। यहाँ पे क्या कंपटीशन ज्यादा है इसलिए उसको टाइम देना पड़ेगा, बस तैयार करते रहो रेगुलर रेगुलर। ठीक है, तो ऐसी चीजें बढ़ती जाएंगी। तो अभी यहाँ से रहते ना कि बताओ टूर्नामेंट भी अनाउंस कर दिया, अरे है टूर्नामेंट के अलग थोड़ा ना पढ़ना। अब कंप्यूटर की टेस्ट के लिए अगर आपने पढ़ लिया तो एक स्टेज में कंप्यूटर ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो ऐसा तो ना अलग से कुछ करना होता, बस वो एक पैटर्न है जो एग्जाम के लिए टारगेट किया जा रहा है कि 18 जून को जब आप टूर्नामेंट की लास्ट स्टेज दो, तो जुलाई में जब आप प्री देने जा रहे हो थोड़ी बहुत कमी रहेगी वो भी पूरी कर लो। अगर मेंस दे रहे हो CHSL का कोई भी मतलब, तो जब CHSL का मेंस दे रहे होगे तो आप ऑलरेडी पूरी कर रहे होगे। तो इस तरह से वो सब चीजें बनाई जाती हैं। पढ़े आगे, 58 बताना है, क्योंकि अगर ईमानदारी से करोगे तो समय नहीं बचेगा, समय नहीं बचेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि दिन शुरू हुआ खत्म। ऐसे सुबह शुरू शाम हो गई, सुबह शाम हो गई, फिर सूर्यास्त और सूर्योदय देखने को नहीं मिला, और नहीं करोगे तो बस सोचते रहो। 58 बताना है, 59, 58। कह रहे वो केंद्र वाले वृत्त की जीवा BC है, बड़ी जीवा A पर बिंदु है, और ये दिखाया गया कि तरह BAC, सरल सवाल है ध्यान रखिएगा, BAC OBC, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये आपकी रेडियस रेडियस, तो ये भी थीटा होगा। अब अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं ये वाला, तो ये कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा। अब क्योंकि इस वाले आर्क को देखोगे अगर आप, तो ये आपका कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब उस परिस्थिति में देखा जाए तो एंगल BAC प्लस एंगल OBC किसके बराबर होगा, BAC की बात करें तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, कैंसिल 90। आगे बढ़ते हैं।
59, 60। देखो फिर एक वृत्त एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है। एक ट्रायंगल एबीसी है, भुजा बीसी पर पी पर स्पर्श कर रहा है, और एबी और एसी को बढ़ाने पर क्यू और आर पर। क्यू और आर पर स्पर्श कर रहा है। ए क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल एबीसी का परिमाप लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था। 12, इसका डबल होता है। नेक्स्ट 59 के बाद 60, 61। ट्रायंगल एबीसी में ट्रायंगल बीएसी का द्विभाजक बीसी को डी पर काटता है। ट्रायंगल एबीसी में एबीसी में बीएसी का द्विभाजक बीसी को डी पर काटता है, एबीसी के परिवर्त को ई पर। एबीसी के परिवर्त को ई पर काटता है यदि एबी और एडी का अनुपात 3:5 हो। यदि एबी और एडी यदि एबी और एडी का अनुपात 3:5 हो, एबी अपॉन एडी बराबर 3/5, एई अपॉन एसी बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा। तो देखो अगर मैं यहां से मिला दूं तो ये थीटा है, सॉरी फाई। अगर इसको अल्फा माना जाए तो इस वाले आर्क से ये अपने आप अल्फा होगा। सही है। अब अगर मैं फिगर को देख कहूं कि ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एईसी, कि ट्रायंगल जो एबीडी होगा और एईसी होगा वो आपस में सिमिलर होगा। ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एईसी आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। यहां पर ये वाला एंगल अगर आप बीटा मानते हैं तो इसका तीसरा एंगल अपने आप बीटा हो जाएगा। तो इसके बीटा के सामने बात करें ए बी, इसमें बीटा के सामने बात करेंगे ए ई बराबर, इसमें अल्फा के सामने बात करेंगे ए डी, और इस वाले में अल्फा के सामने बात करेंगे ए सी। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ए बी अपॉन ए डी बराबर ए ई अपॉन ए सी। कोई दिक्कत? ये वैल्यू आपको ऑलरेडी 3/5 दी है, बराबर देखा है तो ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी बराबर 3/5। आंसर नंबर सी।
हो गया 62 62 3 4 63। फिर ए और बी मीटर की दो जीवाएं क्रमशः 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाती। एक सर्कल है, सेंटर ओ है, जीवा की लंबाई ए और बी है। ये एंगल बनाती 60 डिग्री, ये बी है, ये एंगल बनाती 90 डिग्री। आर ये 60, ये 60, ये 60 हो जाएगा, है कि नहीं? अरे बोलो। तो इस कंडीशन में जो ए है वो आर के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका जो बी है वो R√2 होगा। नहीं है भाई, यहाँ 60 डिग्री एंगल तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, तो ये इक्विलेटरल बन गया, तो आर 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 हो गया, तो ए का मान आर के बराबर हो गया। फिर देखो यहाँ 90 डिग्री, अरे बोलो 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया? खत्म। राइट एंगल तो R√2, आर बराबर ए। बढ़े आगे 64 5 देखो, मान लीजिए एक सरल रेखा ए बी बिंदु सी पर बिंदु एक सी है। एक सरल रेखा ए बी जिस पर एक बिंदु सी है। ए बी और ए सी को व्यास मानकर वृत्त बनाया गया है। एक ए बी को डायमीटर मानते हुए एक वृत्त बनाया गया है, और एक ए सी को डायमीटर मानते हुए वृत्त बनाया गया है। ए बी और ए सी वृत्त बनाना है बिंदु पी पर। ध्यान दिया, ये मिलाते हैं। तो मान लीजिए ए बी व्यास वाले वृत्त की परिधि पर बिंदु पी है, ए पी दूसरे वृत्त को क्यू पर काटती है। ए पी इंटरसेक्ट द अदर सर्कल एट क्यू। क्या निम्नलिखित में से क्या सही है? यहां देखो, ये डायमीटर सेंटर तो 90 डिग्री होगा, ये डायमीटर इसमें कहीं सेंटर होगा मान लो, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अगर कोई लाइन जा रही है, एक एंगल ये 90 डिग्री, एक एंगल ये 90 डिग्री, तो करस्पॉन्डिंग के नियम से दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो गए हैं तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। नहीं है? तो अगर पैरेलल होंगे तो इसका मतलब क्यूसी पैरेलल टू पीबी, तो क्यूसी और पीबी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। हो गया 65 64। फिर उभयनिष्ठ केंद्र ओ वाले दो संकेंद्री वृत्त एक दूसरे के बाह्य जीवा ए बी की भीतरी सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। उभयनिष्ठ केंद्र
ओ वाले दो संकेंद्रित वृत्त और बाह्य वृत्त की जीवा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इनका केंद्र एक ही हो। बाह्य वृत्त की जीवा भीतरी वृत्त को सी और डी पर प्रक्षेप करती है। बाह्य वृत्त की जीवा ए भी भीतरी वृत्त को सी और डी पर प्रक्षेप करती है, सी एंड डी। यदि केंद्र की जीवा से दूरी, यदि केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तथा बाहरी वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो और भीतरी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, एसी की लंबाई ज्ञात करो, द लेंथ ऑफ एसी। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सीडी की यहां पर एम पॉइंट ले लूं तो सीएम की लंबाई निकाल लीजिए। तो अंडर रूट के अंदर 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 2 रूट 10। फिर जरा दोबारा देखिए, ओ एम ए ये 3 ये 13 4 रूट 10। तो यहां से ये जो सी से एम है वो आपका 2 रूट 10 है और जो ए से एम है वो आपका 4 रूट 10 है। तो अगर आपसे एसी की लंबाई पूछी गई तो लेंथ ऑफ एसी, लेंथ ऑफ एसी दैट्स इक्वल टू 4 रूट 10 माइनस 2 रूट 10 दैट विल बी 2 रूट 10। सिक्सटी 65 हो गया था। 66 एक वृत्त का केंद्र वो है, एसी और बीडी दो जीवाएं हैं। एक सर्कल सेंटर वो है एसी और बीडी, दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को पी पर काटती हैं। एसी और बीडी दो जीवाएं एक दूसरे को केंद्र पर काटती हैं। वो सेंटर है एओ बी बराबर 15 डिग्री, एओ बी बराबर 15 डिग्री, एपी बी बराबर 30 डिग्री, और सीओडी के बारे में पता नहीं है, ये मिला सकते हैं। आपसे पूछा कि 10 स्क्वायर एंगल एपीबी, तो हमें ऑलरेडी पता है, प्लस कॉट स्क्वायर एंगल सीओडी। ठीक, ध्यान देना, ये 15 डिग्री, तो ये वाला बताओ जल्दी,
7.5। इस वाली आर्क को देखो, इस वाली आर्क से अगर ये 15 डिग्री तो 7.5। फिर देखो ये एंगल अगर थीटा, तो ये वाला θ/2। तो ट्रायंगल पीबीसी, ट्रायंगल पीबीसी 30 डिग्री बराबर θ/2 प्लस 7.5 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। तो आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45। ये वैल्यू कितनी, 1/3 प्लस 1। द रिजल्ट इज 67 7 था ना। देखो ए बी सी डी इस प्रकार है कि ओ ए बी और सी जीवाओं पर अंतरित करते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए और बी सी बिंदु इस प्रकार है कि ए बी ओ केंद्र है, ए बी और ए सी जीवाओं द्वारा, ए बी और ए सी जीवाओं द्वारा। यहां ले लेते हैं ये ए बी से जो कोण बना वो 90 डिग्री, और ए सी से जो कोण बना ये 90 डिग्री, ये 110 डिग्री। बी ए सी का मान ज्ञात करो। ठीक, बी ए सी। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में बराबर। 110 से बचा कितना, 70। ये कितना, 35। ये कितना, 35। ये 90 डिग्री बचा कितना, 90। ये कितना, 45। ये कितना, 45। तो एंगल बी ए सी बराबर 35 प्लस 45, दैट इज 80 डिग्री। आंसर बढ़ते हैं आगे। 68 9 70
21, 2, 3, 4, 4 देखो। फिर ओ और सी न्यून कोणीय त्रिभुज पी क्यू आर के लंब केंद्र और परिकेंद्र। एक ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, उस ट्रायंगल पी क्यू आर में ओ और सी न्यून कोणीय त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र। ओ इसका लंब केंद्र है और सी इसका परिकेंद्र। पीओ को मिलाइए, पीओ को मिलाइए और भुजा क्यू आर को एस पर मिलता है। तो पीओ को हमने मिलाया तो भुजा क्यू आर को इसने कहां पर मिला, एस पर मिला। एंगल पी क्यू एस बराबर 60 डिग्री। ये लंब केंद्र से होकर जा रहा है तो 90 डिग्री होगा, ये अपने आप 30 डिग्री। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ध्यान दिया जाए तो क्यू सी आर का 130 डिग्री। देखते हैं ध्यान से, तो क्यू सी आर जो परिकेंद्र बोला गया है वो आपको 130 डिग्री दिया गया है। अगर परिकेंद्र बोला गया है तो इस कंडीशन में, परिकेंद्र बोला गया है तो इस परिस्थिति में ये अगर 130 है तो ये पूरा एंगल, भाई आपको क्वेश्चन ने जब आपने देखा तो ये आप 90 डिग्री लंब केंद्र की वजह से, क्योंकि आप लंब केंद्र से आ रहे हो, अरे बोलो, क्योंकि आप लंब केंद्र से आ रहे हो तो ये 90 डिग्री होगा। ये आपका 60 डिग्री हो गया तो ये अपने आप 30 डिग्री होगा। ये अगर 130 है तो ये पूरा कितना होगा 65, तो ये पूरा हो गया 65। अब ये 65 ये 30 तो ये कितना 35। सेवेंटी फोर का 75, 76, 77, 8, 9, 80। अप टू 80 कोई डाउट? सॉल्व कर लिए ना। 81, 81 कितने सॉल्व किए? 80 तक हुए हैं। इसके आगे आप 60 तक हुए हैं, तभी उसके बाद पता ही नहीं चल रहा कि सब आ रहे हैं। 80 के आगे कितने लोगों ने नहीं लगाए? हाथ। ठीक ठीक है, इसके आगे की डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे 80 के बाद। ठीक है, अगर 80 से पहले भी नहीं लगाए और डाउट हो तो एक बार फिर पूछ लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाना चाहिए बस। करते क्या है, मतलब जैसे 50-60 तक तो कल ही डिस्कस हो गया था, इतनी कहाँ तक हो गया था कल? अच्छा 40 तक हुए थे, अब 40 भी बहुत बड़ी बात है कि नहीं? एक बड़ी संख्या आपने इतने क्वेश्चन लगाए। ठीक है, मार्क करिए, जो डाउट हो अगली क्लास में पूछिए। ठीक है, और जो टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज के बारे में क्लास के बीच में थोड़ा बहुत हमने रिव्यू दिया, आप ईमानदारी से उसको फॉलो करें। ठीक है, मैंने कल बताया तो नहीं था ऐसा कुछ? ठीक है, ईमानदारी से उसको फॉलो करें। सिलेबस को 4 पैटर्न में डिवाइड किया गया। आपने क्या पढ़ा, आप किस बैच में हैं, आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ये सब डिफरेंट मैटर है। ठीक, ये एक होम एग्जाम का एक ऐसा पैटर्न है जिसमें सबको ईमानदारी से प्रयास करने हैं। कोई 10 नंबर पे खड़ा होगा तो उसे 12 नंबर पाने हैं, कोई 20 नंबर पे खड़ा उसे 25 नंबर पाने हैं, कोई 50 पे खड़ा वो अपना 70 बनाना चाह रहा होगा, तो इंप्रूवमेंट सबका होगा। दिस इज फाइनल। ठीक है, चारों स्टेज को आप ईमानदारी से करें। कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हो तो टेस्ट के लिए एक हफ्ते उसके लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर दे। हो सकता है उससे आप कुछ चीजें सीख रहे होंगे, नहीं कुछ सीख रहे होंगे तो कम से कम देख रहे होंगे इतना सब पढ़ना है। ऐसे सोचिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप किसी टेस्ट में आपके, क्योंकि जो सिलेबस डिवाइड किया जाएगा और जो स्कीम बनाई जाएगी, जो प्लान किया जाएगा वो किया जाएगा अगर नहीं एग्जाम को। तो कोई बैच में कभी आया, कोई संस्थान में कभी ज्वाइन किया, यहाँ कोई सेशन तो चल नहीं पाता है भाई। कॉम्पिटेटिव वनडे कॉम्पिटेटिव में कोई सेशन तो चल नहीं पाता है कि कोई सेशन प्लान हो गया कि एक सेशन हो गया कि जुलाई में स्टार्ट होता है और जो है मार्च में खत्म होता है, तो सबका बिल्कुल एक जैसा हो जाए ऐसा तो होता नहीं। अपने अपने हिसाब से साइक्लिक प्रोसेस, जिसका जब इच्छा जागृत हो जाती है तब तैयारी स्टार्ट कर देता है कि नहीं? कोई सेशन तो स्टार्ट नहीं होता भाई, इंटर करने के तुरंत बाद कोई पेपर देके तुरंत तैयारी करने आ जाता है, कोई अपने रिजल्ट का इंतजार करता है उसके बाद आता है। कोई रिजल्ट भी अपना जो है देख लेता है, उसके बाद थोड़ा नानी नानी के यहाँ घूमने जाता है, उसके बाद आता है।
और कुछ होते हैं जो 1-2 साल इधर उधर घूमने के बाद आते हैं कि अब हमने बहुत सारी लातें खा ली हैं, अब तैयारी करनी पड़ेगी। तो मतलब वो तो अपना अपना है, सब अपना, जिसका जब इच्छा जागृत हो जाती है तो तैयारी स्टार्ट करता है। इसलिए उनको नहीं देखा जाता, मतलब आपको नहीं देखा जा सकता कि किसकी तैयारी कहाँ स्टैंड करती। देखा जाता कि आने वाला एग्जाम है, ठीक है, तो जिसकी जहाँ प्रिपरेशन है वो वहाँ से उसको टारगेट करे। हमने आपको पहले भी बताया और आपने खुद देखा भी संडे वाले में कि पिछली बार में टॉप 20 में जिन बच्चों को सम्मानित किया गया, ठीक है, वो पुरस्कार तो एकमात्र ये है कि एक अप्रिसिएशन है, भाई आपने मेहनत करी, तो कम से कम एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहे कि भाई आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए एक अप्रिसिएशन प्रोसेस है। लेकिन एग्जैक्टली जो मेन अप्रिसिएशन है वो तो एग्जाम आपके रिजल्ट से डिसाइड होगा कि आपने कोई पद पा लिया। तो उसमें 10 बच्चे जो उस रिजल्ट और इस रिजल्ट के साथ साथ सेलेक्ट हो गए। अच्छा, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आयोग तेजी से रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है, नहीं तो यहाँ का जो मॉक टेस्ट हैं या जो अब टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज साल भर में एक बार कराई जाती है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहे हैं, है ना, तो हो सकता है कि हमें फिर इस साल के अंत तक फिर से प्लान करना पड़े, क्योंकि एग्जाम एक साल में 2-2 होते जा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा एग्जाम पड़ा तो फिर उसको टारगेट करते हुए किया जाएगा, लेकिन नॉर्मली एक साल में एक बार जरूर टारगेट किया जाता है। तो उस परफॉर्मेंस से ये तय हो जाता है कि आपकी तैयारी मैच्योर है, क्या आप तैयारी में हैं। तो प्रयास करिए कि उसी हफ्ते भर एक शेड्यूल भी आज से दिया जाने लगेगा, आई थिंक आ भी गया होगा या आ जाएगा थोड़ी देर में, कि आप ऐसे पढ़ सकते हैं। कि आप एक काम करिए, स्टैटिक जीके का पूरा मत टारगेट करिए, स्टैटिक जीके 2 टॉपिक पढ़िए। ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिए कि मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल डांसेस पढ़ लिए और आपने डिसाइड कर लिया कि पुरस्कार, डांस और पुरस्कार पढ़ लेंगे हम, तो पढ़ा जा सकता है। टारगेट दे दिया गया कि कम से कम आपके डांस पे पता लगा 4-5 पेज पढ़ने होंगे, अगर आप कहीं किसी भी बुक को फॉलो कर रहे होंगे, फिर उसके 150-200 ऑब्जेक्टिव होंगे, ये 2 दिन में पढ़ा जा सकता है। तो आपको एक टारगेट मिल रहा है जो कि आज से हम टेलीग्राम चैनल पर डलवाएंगे। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो करिए, अपनी अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग फॉलो करिए, मतलब कुल मिला के तो ये है कि इसी बहाने आप पढ़ेंगे जरूर। हमने पहले कई बार कहा है कि अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो रही तो आपकी नींद नहीं पूरी होगी, क्योंकि अगर नींद पूरी हो रही तो तैयारी फिर सही से नहीं हो रही। ठीक, जब आपको लोग कोसने लगे कि बताओ हमने बुलाया था आए नहीं तुम, तब इसका मतलब कि सब सही जा रहा है। क्योंकि ये सच है कि अगर सबके हिसाब से चल रहे हो तो तैयारी तो सही नहीं हो रही होगी, ठीक है। मतलब जब आपको लगेगा ना कि आपको ज्यादा लोग टोक रहे हैं, इसका मतलब आपने कोई डिफरेंट रास्ता चुन लिया है। नहीं, किसी ने कहा था कि जब आपने, हाँ, अगर आपके जीवन में अगर आपके रास्ते में संघर्ष ही नहीं है तो इसका मतलब आपने रास्ता ही गलत चुना है। क्योंकि जो सही होगा उस पर टफ तो है, कठिन तो होगा नहीं, कठिन नहीं होता तो उस पर सब नहीं चले जाते। ठीक, तो आपने रास्ता अगर सही चुना होगा तो टफ होगा, और अगर टफ नहीं है, बहुत इजीली जा रहे हो तो उसका गलत रास्ता चुना, फिर सोचो एक बार। इजी तो नहीं है, कंपटीशन टफ तो रहेगा। तो आप जो भी पैटर्न, जो भी प्लान दिया जाए उसको फॉलो करिए, अपना खुद का प्लान बनाना है वो फॉलो करिए। एट द एंड मेन टारगेट इज कि प्रिपरेशन आपकी इंप्रूव हो। ठीक, एक दिन मतलब एक मिनट उस पर काम किया जा रहा है, जहां तक मेरा प्रयास रहता है वो मैं काम कर रहा हूँ। उसके अलावा फिर ये लगा कि नहीं अब ये पहला पार्ट लिख के मैं दे सकता हूँ, बाकी अपना टाइप करूँ, तो उस पर टाइपिस्ट लगाए गए। ऑब्जर्वेशन के लिए जहाँ जहाँ चीज़ें की जा सकती हैं वो की जा रही हैं, ठीक है। धीरे धीरे समय के साथ और इम्प्रूवमेंट होगा। पहले दिन मैं भी, मतलब आप तैयारी कर रहे हो, हम समय के साथ इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं कि ठीक है आज इस बार हम ऐसे करवाएंगे। पिछली साल तक सिर्फ सिलेबस दिया जाता था, इस बार सिलेबस के साथ आपको प्लान भी दिया जाएगा डेली कि आज आपका ये इतना काम है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना काम करना है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं इट मीन्स आप आज का काम आपका हो गया है। ठीक, वो भी टफ होगा, वो नहीं से नहीं कि हो रहा होगा। तो यहाँ पर कोई ये एक्सप्लेन नहीं करेगा कि हमारी प्रिपरेशन यहाँ स्टैंड नहीं करती इसलिए मैं टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है। बाकी मैं किसी को हाथ पकड़ के नहीं कहूंगा कि मेहनत करो, क्योंकि जो सीरीज अप्लाई है, जब कोई टेस्ट होगा तो टेस्ट में हाथ पकड़ के नहीं लाया जाता है, ये इच्छा अंदर से जागृत होती है। मुझे हमने कहा ना कि तो इच्छा जागृत पे होता है, तो मेहनत करने की इच्छा तो आदमी के अंदर से जागृत होती है। तो इसलिए कोई बांध के पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो इसको अच्छे से टारगेट करिए। और जो सब्जेक्ट आपका वीक है ऐसे थोड़ा पैटर्न बनाइएगा। मैं एक दिन इस पर रखने भी वाला हूँ सेशन की कैसे तैयारी को फिर से किया जाए, मतलब अक्सर एक आध बार सेशन हो जाता है, तो काफ़ी टाइम हो गया इस बीच, तो किसी संडे में टाइम मिले या किसी दिन टाइम मिलेगा तो 1-2 घंटे का सेशन रखेंगे, जो लोग आना चाहें उसमें आइएगा। तैयारी का पैटर्न कुछ ऐसे होना चाहिए, जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है उसको सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए, आपको वो स्ट्रांग होगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा। जो सेकेंड लूज है उसको उससे नंबर चाहिए, और जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो तो ऐसा होगा ना कि उसको नींद में भी कर लोगे आप। नहीं, अगर आपको लगता है मैथ्स लगाने में मजा आती है तो मैथ्स जब लगाने बैठो तो नींद आएगी नहीं ना, क्यों आएगी नींद, वो तो इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए उसको सबसे अंत में करने का प्रयास करिए।
जो सबसे कम इंटरेस्टिंग हो तब करिए जब आप बिल्कुल थके ना हो, जब बिल्कुल रिफ्रेश हो, नींद भी नहीं आ रही हो, भाई आप सो सा चुके हो आराम से, रिफ्रेश, सबसे पहले उसको कंप्लीट करिए और टारगेट बनाते जाइए कि जीएस वाले पार्ट में हमने इतना आज कर लेना है। ठीक है, एक अरियंत ने एक अच्छी किताबें स्पेसिमेन में आई, मैंने बहुत सारे बच्चों को सजेस्ट किया, एनसीईआरटी नोट्स के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सिंगेज पब्लिकेशन पहले मैं सजेस्ट करता था, उससे बीच में मैं ज्ञान हाउस पब्लिकेशन को सजेस्ट करता था, बट इस समय जो बेटर से बेस्ट है वो आपके सामने। अगर किसी के पास कोई भी पैटर्न डिस्क्रिप्टिव किताब नहीं है उनके फॉलो करिए, 5 आर्टिकल अलग अलग आते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे हैं, जो तो 1-2 बच्चों को पहले रिव्यू करा लिया गया है जो मतलब पढ़ना चाह रहे थे कि किताब, तो उन्होंने अच्छा रिव्यू दिया है कि नहीं ठीक है पढ़ा जा सकता है। 5 आर्टिकल आते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का आपने आर्टिकल ले लिया, तो हिस्ट्री के आर्टिकल लेने के बाद उसी का एमसीक्यू भी आता है, मतलब पहले डिस्क्रिप्टिव आएगा और उसी का एमसीक्यू आएगा। क्लियर? फिर ऐसे ऐसे करते हुए ज्योग्राफी, इसमें नोट करने लायक कुछ नहीं, बस ध्यान सुनिए, वैसे ज्योग्राफी का होगा, फिर ज्योग्राफी का एमसीक्यू होगा, तो एक एक बंच लीजिए ऐसे। जैसे आप 2 किताबें ले आए, 10 किताबें होंगी ना टोटल, 5 डिस्क्रिप्टिव 5 स्टैटिक जीके इसमें नहीं, तो वो मैं बोला है प्रकाशम की कौन सी का आर्टिकल आपका अच्छा है, तो वो मुझे पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा। तब तक आपका जो है पढ़िए, ज्योग्राफी का एमसीक्यू लीजिए, ऐसे पढ़िए। जो लोग करंट का हल्ला मचा रखे हैं कि करंट और स्टैटिक जीके में पेपर समेटता है, नहीं, 50% पेपर करंट और स्टैटिक में समेटता है, 50% अभी भी जो आपकी ट्रेडिशनल जीके से पूछी जा रही है। आप क्या कर रहे हो, आप 50% पार्ट को तैयार कर रहे हो और उसमें 50% परफॉर्मेंस कर रहे हो। नहीं समझे? मतलब आप तैयारी कर रहे हो 15 क्वेश्चन की, मारो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप तैयारी कर रहे हो 12 क्वेश्चन की और 12 में 6 सही कर पा रहे हो, तो नंबर 12 आ रहे हैं। आप अगर 25 की तैयारी कर रहे होते तो 25 में आप 12-15 सही करते तो नंबर 30 आते। ये है प्रॉब्लम। तो करंट स्टैटिक जीके ज्यादा आ रही, नो डाउट, मैं खुद कह रहा हूं आ रही, लेकिन वो सिर्फ 50%। तो अभी भी हमारा ट्रेडिशनल जीएस आ रही है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो ऐसा थोड़ी ना उसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जब आप पूरा पढ़ोगे तब कहीं जाकर आप एक 60% के अराउंड नंबर ले आओगे, जीएस में ले आ पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ करंट और स्टैटिक जीके या केवल करंट को टारगेट करोगे, करंट के 9, 25 में 9 आ गए करंट के, मैं मानता हूं 9 के 9 आप सही कर नहीं पाओगे, तो 6 के आसपास अगर बहुत अच्छे 6 के आसपास सही कर लोगे। ठीक, और बाकी 25 में 9 तो में तो घटा दो, 15 तो आपने छुए ही नहीं ना, 16 तो आप छू ही नहीं पाए, उनके लिए तो आपने पढ़ा ही नहीं था, तो फिर कैसे जीएस में नंबर आ जाएंगे? इसे मिस गाइडेंस कहते हैं। यही मिस गाइडेंस है कि हम सोच रहे हैं कि करंट हमें दिखाइए, देखो हाँ करंट ही करंट, तो लेकिन 9 ही तो हैं, बचे वो 16, वो तो अभी भी ट्रेडिशनल जीएस है, तो पढ़ना पड़ेगा। बात आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? इसलिए जीएस को पूरा पढ़ते रहे, मतलब एक तरफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वो स्ट्रांग होते रहने चाहिए, वो चलते ही रहने चाहिए कि मतलब उन बारे में हम पढ़ रहे हैं। करंट रोज नहीं होती है तो वो भी पढ़नी पड़ेगी। ऐसे करते करते आप पूरे 25 के लिए पढ़ रहे होंगे। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा पार्ट मुझे मिला, और सबसे अच्छी बात ये कि सेम बुक का जब एमसीक्यू मिलता है तो बहुत अच्छा एलोबरेशन हो जाता है, हमारी चीजें पढ़ने के बाद चमक जाती। कभी भी जीएस को ऐसे नहीं पढ़ा जाता। हमने फेलिसिटेशन में भी जो बात हुई थी, अतुल जी वहां थे, तो डिस्कस हुआ था कि कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि हिस्ट्री पढ़ डालते हैं फिर एमसीक्यू करते ना। आपने डिसाइड कर लिया टॉपिक, आपने कहा एंशिएंट जीएस में हम फॉर एग्जांपल हम वेदों तक पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल मिडल में हम अकबर को पढ़ेंगे। अब अकबर का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे पढ़ते जाइए, एमसीक्यू करते जाइए। ठीक, बात समझ रहे हैं? उसके बाद अगर आपको सब, इसके बाद अगर कुछ करना होगा तो दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि एसएससी ने क्या क्या पूछा है, फिर देखिए इस तरह। लेकिन ये काम एक दिन का नहीं है, ये काम आज शुरू हुआ और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक करते रहना। 6 महीने 8 महीने चल रहा है अपना, तैयार हो रही है हिस्ट्री, तैयार हो गई हमारी ज्योग्राफी पूरी हो गई अगले महीने में, तो पता चला हो सकता है कि हमारा एग्जाम नजदीक आ गया, लेकिन अभी 2 आर्टिकल इकोनॉमी और साइंस हम टच नहीं कर पाए, मे बी। लेकिन ये तो तय है ना कि 5 में से 3 आर्टिकल हमने सही से कर लिए। क्लियर? तो इस तरह जीएस को करते जाइए, करंट स्टैटिक और अच्छे से पढ़ते जाइए, क्योंकि जो पार्ट ज्यादा वेटेज रखता है भाई उस पर और अच्छे मेहनत करनी चाहिए, ये सच है, लेकिन बाकी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह जीएस पे करिए, बाकी थोड़ा गाइडेंस और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, उसमें आप पूरा फॉलो कर सकते हैं, जो अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज को अच्छे से करिए। ठीक, इसमें मैं किसी से नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक प्रोसेस, जैसे मॉक टेस्ट के लिए किसी से कहा नहीं जा सकता। एक क्लास का पार्ट टेस्ट के लिए सबसे कहा जाता है टेस्ट देने आना है, लेकिन सीरीज उसमें आप खुद से पार्टिसिपेट करें। उसका एक नॉमिनल चार्ज रख दिया गया, ऐसे ही एंट्रेंस चार्ज, वो कोई चार्ज नहीं है, उससे ज्यादा तो उसके पेपर छप जाएंगे, उससे ज्यादा मैं पुरस्कार वितरित कर दूंगा, है ना, क्योंकि आप गुणा करते हो हम जोड़ते हैं,
तो गुणा नहीं करना है, तो किसी को नहीं लगेगा पार्टिसिपेशन चार्ज, इसलिए क्योंकि उसमें एक इंटरेस्ट बने कि हमने हमने पार्टिसिपेट किया है। अभी ऐसे कर दिया था ना, टेस्ट ले लो, तो टेस्ट में जिसका मन होता है जब आता है, जिसका मन नहीं होता उसको वैसे नहीं रखना, उसको एक रिफॉर्म करना है। ठीक, तो टेस्ट कंप्यूटर का कल है, आप अच्छे से पूरा पढ़ रहे होंगे, कल टेस्ट दें, 11:30 और 12:30 की 2 शिफ्ट रख ली गई ताकि आसानी से मैनेज हो जाए। और मॉक ये सीरीज करते रहिए, 7 दिन का समय पहले स्टेज के लिए, फिर 15 दिन का समय दूसरी स्टेज के लिए, ऐसे करते करते 15-15 दिन का टाइम मिलता जाएगा और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, ओके, कंटिन्यू।